हेलो, मेरा नाम निशिता पुरोहित है। मैंने एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी 11th एंड 12th वो मैंने कोटा से करी। कोटा की स्कूल प्रगति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। कोटा में ही मैंने अपनी 11th एंड 12th में मेडिकल के लिए कोचिंग ली थी फ्रॉम एलन करियर इंस्टीट्यूट। और ये मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसे क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ऐसे तो ठीक है, मैं आपको थोड़े गाइडलाइंस दूंगी, आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया। बट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि बहुत डिफरेंट वेज है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, लोगों ने अलग अलग चीजें करी है इसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको आप 100% वही चीज फॉलो करें। जो चीजें आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, प्लीज आप उसे फॉलो करिए। बाकी आप जो है अपनी तरीके से पूरी कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि पूरे 2 साल मतलब मैंने नीट एम्स दोनों पे इक्वली फोकस किया। तो सबसे पहले जहां तक सिलेबस की बात थी, तो एम्स का जो सिलेबस है वो मतलब काफी इजी है, क्योंकि आपकी जो 11th एंड 12th की सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी से मेल खाता है पूरा। जो भी चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में है वही इसका सिलेबस है। पर साथ ही एक और बात इसमें इंटरेस्टिंग है एम्स के एग्जाम में कि एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं ये थोड़ा ओपन सिलेबस वाली एग्जाम है। जहां तक एग्जाम के मैं आपको वो दे दूं कि इसमें अलग सी बात 2 चीजें ये है कि इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं एंड साथ में जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब इस पे थोड़ा अलग से स्टूडेंट्स को फोकस करना जरूरी हो जाता है। जहां तक मेरी बात है, मैं तो जनरली क्लासेस जो मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस ली थी एलन की, मैंने उसी का मटेरियल मेनली तो फॉलो किया था। अब जो बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं जा सकते हैं, जो अपने होम टाउन पे रह के खुद से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए मतलब एक चीज ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो एनसीईआरटी के अलावा भी जो पोर्शन है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मिस आउट हो जाता है, तो जो वो क्लासेस जाके नहीं ले सकते हैं, वो अगर प्लीज अगर करस्पॉन्डेंस या डीएलपी ले पाए तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनको एक मटेरियल मिलेगा जहां वो खुद को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड वो मोर देन सफिशिएंट होगा। अब जहां तक पहले तो बुक्स की बात है, जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी, ऐसी काफी क्वेश्चंस होते हैं एम्स के एग्जाम में जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। नीट के लिए तो जनरली बच्चे बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पर एम्स के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से करना जरूरी है। इसमें स्पेशली ध्यान देना है फिजिक्स में जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं अंदर, उस पे जनरली बच्चे उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ के छोड़ देते हैं, पर ऐसे एग्जाम्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी काफी पूछ ली जाती है। उसके अलावा खास ध्यान देना है जो समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर के बाद, उस पे। उसके अलावा हर एनसीईआरटी में लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया जाता है, उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग और नए फैक्ट्स होते हैं जो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो उन पे भी एक बार उनको भी अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा ये बात कहना चाहूंगी कि जो एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो काफी अच्छे लेवल के होते हैं। तो प्लीज आप जो है जब भी आप जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उनको रिवाइज जब करेंगे और जब उनके आप क्वेश्चंस ढूंढते हैं, तो प्लीज सबसे पहला अटेम्प्ट आप ये रखिए कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व कर ले। दोनों जो इंटेक्स क्वेश्चंस है वो भी और जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है वो भी। उसके अलावा जो कुछ टेबल्स होती है एनसीईआरटी में, जो डेटा वाली टेबल्स है, उनके जनरली आप ऑर्डर्स जो है वो भी ऑर्डर्स बना के उनको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आप जब आप पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स वाले एम्स वाले, आपको पता चलेगा कि वो काफी बार लाइंस में जो छोटी छोटी डेटा दी होती है उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। अब जहां तक बात है कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जनरली एम्स का ऐसा कोई पक्का नहीं कि वो कौन से चैप्टर पे ज्यादा स्ट्रेस ले करता है। वो किसी भी ईयर कोई भी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे देता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा एक साल में, एक ही चैप्टर से वो 5, 6, 10 क्वेश्चन जितने चाहे दे देता है। तो हमें जो है सारे ही चैप्टर्स को इक्वली वेटेज देते हुए सबके कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने होते हैं। उसके अलावा जहां तक बात है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो मेनली जो है फोकस मैं तो सजेस्ट करना चाहूंगी रखना चाहिए एनसीईआरटी पे। उसमें इतने सारे फैक्ट्स दे रखे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, असर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट है।
ऑर्गेनिक के लिए जो है 3 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे बच्चों का जनरली कम ध्यान रहता है, लेकिन एम्स में वो तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से वो टारगेट करते हैं। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, और साथ में ही पॉलीमर्स है। उसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके एनसीईआरटी बोल सकते हैं रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट है, पर उसमें भी 2 चैप्टर्स है। जैसे एक है सॉलिड स्टेट 12th की एनसीईआरटी में, और एक है द स्टेट्स ऑफ मैटर 11th की एनसीईआरटी में। साथ ही में सरफेस केमिस्ट्री जो है आजकल बहुत ज्यादा पूछा जाने लग गया है एग्जाम में, इसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। जनरली ये चैप्टर्स होते हैं जिन पे कम ध्यान रहता है, तो मैं मेनली स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि इन चैप्टर्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करें, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन चैप्टर्स से। उसके अलावा जहां तक बायोलॉजी की बात है, तो बायोलॉजी जो है वो काफी अच्छी आती है एम्स की। जनरली एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पूछते हैं। बस ये है कि एम्स इसलिए एक खास एग्जाम बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ना ही बस आपके थ्योरेटिकल नॉलेज चेक होता है, आपका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक होता है, आपकी एप्लीकेशन स्किल्स भी चेक होती है। तो आपको जो है ये एग्जाम जब आप देते हो आपको काफी ओपन माइंडेड रहना है, आपको अपने सारे कंसेप्ट जो जो आपने पढ़ा है पूरे 2 सालों में उसका यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़ा लेंदी आता है ये पेपर, भले ये 3.5 घंटे का होता है, पर इसमें 200 क्वेश्चन भी होते हैं, 20 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। तो जो है इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप पूरे 2 साल जो है पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रखें। तो इससे क्या है कि आपको क्योंकि स्कूल टाइम में 10th तक आपको सब्जेक्टिव की ही प्रैक्टिस होती है, 11th-12th में भी स्कूल में जनरली मेन फोकस तो सब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होता है, आपके बोर्ड्स के लिए वो प्रिपेयर कराते हैं। सिलेबस तो सेम है पर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जनरली कम होती है, तो उसके लिए आपको पेपर्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। उसके अलावा एम्स के जो स्पेशल चीज है उसके एआर क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, तो ये बहुत ज्यादा थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। इनकी प्रैक्टिस भी जनरली थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट जाता है। आप जनरली मार्केट में बुक्स ढूंढेंगे एआर के प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि काफी जगहों पे मतलब आंसर गलत दिया है और ऐसे कंफ्यूजन्स आएंगे। तो इसके लिए मेन तो आपको यही है कि आप खुद समझिए, अगर थोड़ा सा भी आपको रिलेटेड लग रहा है तो प्लीज उसका आंसर 1 मार्क कीजिए, क्योंकि आप जब एकदम पुराने एम्स के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, जब आंसर की बाहर आती थी तब आपको पता पड़ेगा कि थोड़ा से भी रिलेटेड में वो 1 दे देते हैं आंसर। पर तो भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये फाइनल जो है डिसीजन ये तो पेपर मेकर पर ही जाता है, तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखें, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क कीजिएगा। एंड उसके अलावा जो एक 20 क्वेश्चंस जो है वो एक्स्ट्रा आते हैं जीके एंड एप्टीट्यूड के, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे जो है लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी डेली थोड़े थोड़े सॉल्व करने की प्रैक्टिस रखिए। ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका खुद का जो माइंड है उसको और शार्प करेगा और आपका फोकस भी बढ़ाएगा। एंड उसके अलावा जीके के लिए तो मेन चीज मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो है वो पूरे 2 साल डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़िएगा, क्योंकि मेन जो चीजें आती है, जो भी चीजें वो बहुत ज्यादा फेमस होती है वही चीजें पूछते हैं जीके में, और वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आ ही जाती है। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से बहुत बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर ही जो है काफी है। जनरली जीके में आपको फोकस करना होता है स्पोर्ट्स वाली न्यूज पे, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में फोकस करना पड़ता है। एंड साथ ही में जैसे इंडिया में जो अलग अलग स्कीम स्टार्ट हुए हैं, प्रोग्राम्स है, जो मान लो इंडिया में पहली बार आ रहा है, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, उन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो मतलब जीके के लिए बस न्यूज़पेपर पढ़ने से भी काम हो जाएगा। उसके अलावा जहां तक बुक्स की बात है, जो एक्स्ट्रा बुक्स मैंने सॉल्व करी थी, तो जैसे फिजिक्स के लिए तो एच.सी. वर्मा आती है, डी मुखर्जी आती है, डी.सी. पांडे है, मैंने ये सब बुक सॉल्व करी थी। इससे क्या है कि आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, थोड़े आपके कंसेप्ट चैलेंज होते हैं, और ऐसे ही तरह के क्वेश्चन जो है वो एम्स में आते हैं, तो थोड़े आप हाई ऑर्डर क्वेश्चंस कर सकते हो, बट स्पेशली फॉर एम्स, नीट में उनकी खास जरूरत पड़ती नहीं है। उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए मैंने ऑर्गेनिक में करी थी एम.एस. चौहान, इनऑर्गेनिक में मैंने करी थी वी.के. जायसवाल, एंड फिजिकल के लिए मैंने करी थी एन अवस्थी। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि फिजिकल की जो आप बुक करोगे एन अवस्थी, उसमें से काफी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने कभी करे नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़े आईआईटी लेवल के होते हैं।
तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, पेपर्स देखिए प्रीवियस ईयर के कैसे आते हैं, जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं प्लीज उनकी जरा ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है कैसे सॉल्व करना, उस पर ज्यादा टाइम देके उस पर टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। एंड जहां तक बायो की बात है, मैं जनरली बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कम प्रेफर करती थी एंड ज्यादा रिविजन प्रेफर करती थी, क्योंकि आपको पूरे 2 साल जो भी आपने 11th में पढ़ा वो आपको 12th के एंड तक आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, तो फिर ज्यादा आप जो है उस पर रिविजन पे फोकस कीजिएगा। एंड अब जैसे मैंने इतना सब बोल दिया है, आपको जनरली बस इतना ही सिलेबस है, बस आपको ये है कि माइंड पूरा ओपन रखना है और अपने खुद से आपको कंसेप्ट जो है वो लगा के पेपर सॉल्व करना होगा। अब मेन चीज आती है कि टाइम मैनेजमेंट। जनरली स्कूल का ही टाइम इतना लंबा हो जाता है कि घर आने के बाद ज्यादा टाइम बचता नहीं है, पर आपको बड़ा वाइजली उस टाइम को यूटिलाइज करना है। जैसे ही आप घर आते हो, जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो वही है फाउंडेशन इस एग्जाम का, वही है बेसिक्स आपके, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ के ही आने हैं। जब आप घर पे आते हो तो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं तुरंत उसी चीज को रिवाइज करती थी जो मैं पढ़ के आती थी, क्योंकि जो चीज आप फ्रेशली पढ़ते हो अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती है, तो मैं तो वही करती थी। एंड जैसे आप वो रिवाइज कर लो तो क्योंकि आपको पूरा 2 साल का पढ़ा हुआ जो है वो एग्जाम में आना है, तो आप डेली थोड़ा टाइम जो है वो पुराने जो चैप्टर्स है, प्रीवियस चैप्टर्स, उनके रिवीजन पे भी निकालिएगा, क्योंकि वो आप भूलते जाएंगे पर आपको बार बार उसको रिवाइज करते जाना होगा, तो ही वो फ्रेश रहेंगे। एंड जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है उसके प्लीज डेली कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी बनी रहे। उसके अलावा ये तो हो गए वीकडेज की बात, एंड संडेज को मैं कहना चाहूंगी जैसे आपको कोई छुट्टी वाले दिन मिलता है तो उस पर आप फोकस करें कि जो आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस है, या तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो नेशनल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं आप उनमें उनको देने की ट्राई करें। तो जैसे आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स की अगर मान लो ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, एक लार्ज मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों के साथ कम्पीट करने का। साथ ही एम्स में एक अलग चीज ये है कि एक ऑनलाइन टाइप ऑफ पेपर है, तो अगर आप इसके 2-3 मॉक पेपर्स भी दे ऑनलाइन तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा, ताकि जब आप एग्जाम देने जाए तो आपको कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में कोई दिक्कत ना है। तो प्लीज आप एक 2-3 जो है वो मॉक टेस्ट दे दीजिएगा ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा ये पेपर एक्चुअल में देना कैसे है। उसके अलावा ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि टाइम कम है और चीजें ज्यादा करनी है, तो आप जो है वो अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। जब आपको लगता है कि आपका माइंड जो है वो सबसे ज्यादा अलर्ट है, सबसे ज्यादा रिसेप्टिव है, उस टाइम पे थोड़े हैवी टॉपिक्स लीजिएगा जो थोड़े ज्यादा वेटेज रखते हो, जिसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा होती है, वो ऐसे टाइम पे उन टॉपिक्स को रिवाइज करें। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है, आपको थोड़ा बोर हो रहा है, तब सोने से और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब मैं तो एंजॉय करती थी, तो मेरी नींद खुल जाती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। और जब मान लो ज्यादा मन नहीं लग रहा हो तो तब थोड़े लाइट चीजें ले लीजिए जो आपको ऑलरेडी आते हैं लेकिन उनको रिवीजन की जरूरत है, तब उस टाइम पे आपने वो रिवाइज कर लिया, तो ऐसे आप कम टाइम में ज्यादा वर्क कर पाओगे। तो यही होता है स्मार्ट वर्क। अभी ज्यादा टाइम निकालना पढ़ाई के लिए मुश्किल है, तो आपको जो है वो हार्ड वर्क से ज्यादा फोकस करना है स्मार्ट वर्क पे, जो रेलेवेंट चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देनी है, उन पे फोकस करना है मेनली। तो एंड बस बाकी यही टिप रहेगी कि आप जो है वो अपने स्कूल में क्लास में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करें, फोकस करें, क्योंकि अगर जो चीज आप पहली बार सुन रहे हो, आप जितने अटेंटिवली सुनते हो उतना आगे कभी नहीं सुनोगे। तो जो पहली बार चीजें सुन रहे हो उसको इतने अच्छे से सुनो कि वो 50% से ज्यादा आपको तभी के तभी चीजें याद हो जाती है। तो वो करना है, आते से ही उन चीजों को रिवाइज करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा। एंड बस उसके अलावा ये था कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसको स्टोरी बुक की तरह मत पढ़ना, लाइन टू लाइन जो है वो असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। तो ये क्या है कि जो भी एग्जाम में आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कभी भी नए नहीं लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये सब पढ़े हुए हैं, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सामने। तो इसकी भी प्लीज प्रैक्टिस करना। बाकी बस आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। होप करती हूँ कि जो जो मैंने बोला आपको कहीं ना कहीं इस बातों से हेल्प मिले। एंड फाइनली मैं थैंक्स करना चाहूंगी दिल्ली नॉलेज ट्रैक को, जिन्होंने एक मुझे जरिया दिया आप सबसे कम्युनिकेट करने का, और आपकी इतनी हेल्प भी कर रहा है, उसके लिए थैंक्स अ लॉट।